आप सबका दोस्त ये करण गामी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो जनरली बच्चा ऑप्शन में छोड़ देता है। उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में अपन को डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत से बेसिक टर्म ऐसे है जो अगर आपने यहाँ नहीं समझे तो आपको ये बाकी के आगे वाले चैप्टर्स में बहुत तकलीफ देगी। इसका मतलब ये है कि जिसका बेस क्लियर नहीं होगा उसका टैक्स क्लियर नहीं होगा। तो बेस क्लियर करो, टैक्स क्लियर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्स। टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है, बल्कि क्यों लेती है ये जानते हैं। गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है? क्योंकि उनको कैसा है कि ये देश चलाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डिफेंस बनाना, अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे क्या है कि एनिमी हम पे अटैक ना कर सके और अटैक करे तो उनको हम रिप्लाई कर सके। इसके लिए एक फंड की रिक्वायरमेंट होती है और ये फंड कहाँ से आता है? आप और हमारे जैसे लोग जब टैक्स पे करते हैं तब आता है गवर्नमेंट के पास ये फंड। इसके लिए गवर्नमेंट हमारे से टैक्स कलेक्ट करती है। और किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है? दो तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दूं तो आपको इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट का दूं तो जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। ये इनडायरेक्ट टैक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको सेम 6 का पोर्शन है, ठीक है। तो हम सेम 6 जब पढ़ेंगे ना तब उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप अभी ये वाला पार्ट को इग्नोर करिए। अपना जो भी फोकस होना चाहिए वो पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स के ऊपर होना चाहिए, जो आपके सेम 5 का पोर्शन है। डायरेक्ट टैक्स को हम है ना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये व्यक्ति, ये बंदा है ना, वो सैलरी अर्न कर रहा है। वो जितनी ज्यादा सैलरी अर्न करेगा ना उतना ज्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब जितना आप अपने करियर में प्रोग्रेस करोगे उतना आपका टैक्स भी प्रोग्रेस करेगा। इसके लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। फिर अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल कहां पे होता है। तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट है वो पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। पूरे के पूरे इंडिया मतलब जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड, ठीक है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्ट बनता कैसे। ये आपके कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, ये आपको जनरल नॉलेज दिया जा रहा है कि जनरली एक्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल आज के डेट पे बीजेपी अपनी रूलिंग पार्टी, तो उन लोग क्या करती है, एक बिल लेके आती है। वो बिल प्रपोज करती है पार्लियामेंट, अपने 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो बिल जाता है और वो बिल जाने के बाद वहां पे वो मेजोरिटी से पास होता है। तो वो मेजोरिटी से अगर पास हो गया तो वो बन जाता है आपका एक्ट। वैसे ही इनकम टैक्स भी एक्ट बना था। कौन से साल में बना था? तो 1961 में आपका इनकम टैक्स एक्ट आया था। और उसके रूल्स कब आए थे? 1962। ये याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब एक्ट और रूल्स, इसमें डिफरेंस क्या होता है? एक्ट क्या बोलता है कि आपको टैक्स पे करना रहेगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि आपको टैक्स पे करना है। अब आपको ये नहीं पता कि आपको टैक्स किस तरीके से पे करना है। आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स पे करना है, कब करना है, कौन सी तारीख को करना है, कितने बजे करना है, ये सब आपको नहीं पता। तो ये सारी चीजें है ना वो रूल्स में बताते हैं कि आपको कब क्या करना है, किस तरीके से जाना है, कौन सी पोर्टल पे जाना है, या तो आपको ऑफिसर के पास जाना है, डिपार्टमेंट में जाना है, कैसे करना है, कौन सा रास्ता करना है, कौन से ऑफिसर के पास जाना है, इंस्पेक्टर के पास जाना है या कमिश्नर के पास जाना है। ये सारी डिटेल हम लोग रूल्स में बताते हैं। अब रूल्स बना दिए 1962 में, आज हम लोग है 2022 में, ठीक है। तो उस टाइम पे बनाए हुए रूल्स आज के डेट में रिलेवेंट नहीं होते। बहुत सी चीजें चेंज हो गई। पहले कैसा था कि इनकम टैक्स पे करने के लिए हमको डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, फिजिकली अब उनको रिटर्न फाइल करके उनको देना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। तो ऑनलाइन हुई है तो ऑनलाइन प्रोसीजर आए रहेंगे, तो उनको अपनी सिस्टम बदलनी पड़ेगी। ऑनलाइन प्रोसीजर आया तो नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो हर साल वो रूल्स बनाएंगे, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि 19 इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल 2022, हर साल थोड़ा ना उसका चेंज करेंगे। वो रूल्स का डेट तो वही रहेगा 1962, लेकिन जो अपडेशन आएगा वो कैसे आएगा? वो नोटिफिकेशन के थ्रू आएगा। नोटिफिकेशन हर साल आएगा, मतलब समझ लीजिए नोटिफिकेशन के थ्रू अभी बताया जाएगा कि आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स पे करना है। कैसे करना है? तो आपको ई फाइलिंग के पोर्टल पे जाना है, वहां पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर वहां पे जाके आप अपना टैक्स पे कर सकते हो। कैसे? आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म सिलेक्ट करना है। वहां पे ये तरीके से ये बैंक रहेगी, ये लिमिटेड बैंक्स के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ये सारी चीजें वो डिटेल में लिखते हैं। कहाँ पे?
ये नोटिफिकेशन है। फिर वो नोटिफिकेशन पढ़ना है और वो नोटिफिकेशन क्या होगा कि उस डेट से एप्लीकेबल होगा, उसके पहले तो कुछ और था, लेकिन आज के बाद से ये चीजें एप्लीकेबल होगी। तो ये नया रूल आएगा, तो नया रूल किसके थ्रू आएगा? नोटिफिकेशन के थ्रू आएगा। फिर सर्कुलर, सर्कुलर क्या होता है? नोटिफिकेशन के जैसा होता है, लेकिन नोटिफिकेशन में बड़ी चीजें लिखी हुई रहती है, सर्कुलर में छोटी मोटी चीजें। जैसे कि आप और मेरे जैसे लोग बहुत सी चीजें कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरप्रेट करने में कि ये 9 लिखा हुआ है कि 6 लिखा हुआ है, इस टाइप का कोई डाउट रहता है ना, तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, वो बोल देते हैं अगर ये वाला बंदा देख रहा है ना, इस साइड के एंगल से देखोगे तो ये 6 है, इस साइड के एंगल से देखोगे तो ये 9 है, तो आप दोनों ही करेक्ट है। जिस एंगल से, अगर आप इस एंगल से देखोगे तो ये आपको 6 दिखेगा, उस एंगल से देखोगे तो 9 दिखेगा, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है और दोनों का पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। ये सारी छोटी मोटी चीजें, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, छोटी मोटी, लेकिन क्लैरिकल चीजें होती है जिसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। वो क्लैरिकल चीजों को क्लैरिफाई कहां पे किया जाता है? वो सर्कुलर इश्यू करके किया जाता है। फिर होता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट क्या होता है कि आपने सुना रहेगा कि हर साल बजट आता है, बजट में क्या होगा कि सैलरी वालों को डिडक्शंस मिलेंगे कि नहीं, एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, ये सब चीज जानने के लिए हर कोई क्या होता है 1 फरवरी का टीवी के सामने बैठ जाता है कि इस टाइम बजट में टैक्स के लिए क्या आया, कोई नया टैक्स रेट आया, कोई एडिशनल बेनिफिट आया। जैसे कि कंपनीज के लिए पहले 30% लगते थे, अब गवर्नमेंट ने बोला है कि जो अभी नई कंपनी बनाएगी, जो स्टार्टअप करेंगे, उनको 25% अब उन टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये सारी चीजें कब आती है? वो फाइनेंस एक्ट में आता है। फाइनेंस एक्ट कौन इशू करता है? जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो। आज की डेट में अपना फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। वो आके बजट इशू करती है 1 फरवरी को, और जो 1 फरवरी को जो बजट इशू किया जाता है ना, उसको हम फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। आप लोगों ने फाइनेंस एक्ट तक का पार्ट समझ लिया ना, तो हम आगे की बात डिस्कस करते हैं। उसके पहले आप क्या करिए, मैं साइड में हटता हूं, आप इस चीज का है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं पर्सन, किस किस इंसान के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। वो पर्सन मतलब आपके मेरे जैसे जिंदा लोग ही पर्सन नहीं होते इनकम टैक्स के हिसाब से। इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आपके और मेरे जैसे जो जिंदा लोग हैं उसको उन लोग इंडिविजुअल बोलते हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन होता है। दूसरा एचयूएफ। एचयूएफ किसको बोलते हैं? कोई ऐसा हिंदू फैमिली जो अब तक डिवाइडेड नहीं है, सब मिलजुल के रह रहे, तो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को हम एचयूएफ बोलते हैं। इसको भी पर्सन गिना जाता है, इसके ऊपर भी टैक्स लगता है, इसका अलग पैन कार्ड बनता है। जिन जिन का अलग पैन कार्ड बनता है ना, उसको पर्सन बोला जाएगा, तो इनका भी एक अलग पैन कार्ड बनता है। जैसे कि आप लोगों ने ये देखा रहेगा कि देखो मम्मी पापा है, उसके एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, उनकी वाइफ, फिर एक पहले बेटे का एक और बेटा, ठीक है, ये सब मिलके एक एचयूएफ हो गया, तो ये पर्सन होता है। फिर पार्टनरशिप फर्म, 2 से 3 लोग मिलके एक पार्टनरशिप डीड बनाए और उस डीड का एक अलग से पैन कार्ड बनाए, तो पार्टनरशिप जो डीड बनाए ना, वो भी एक पर्सन होगी। फिर एओपी। एओपी मतलब एसोसिएट्स ऑफ पर्सन, और ये बीओआई ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये दोनों क्या होता है ना, उसका एग्जांपल दिखाता हूं। ट्रस्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपकी बिल्डिंग में जो रहते हो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें एक सेक्रेटरी है, एक चेयरमैन है, बाकी सारे मेंबर है, बाकी कमिटी मेंबर है, बाकी स्टेक होल्डर है। ये सब जब मिल जाता है ना, ये एसोसिएट्स ऑफ पर्सन होते हैं, और या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब एसोसिएट्स ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बीच में क्या डिफरेंस है ना, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एसोसिएट्स ऑफ पर्सन के अंदर है ना नॉन इंडिविजुअल भी आ सकता है। एसोसिएट्स ऑफ पर्सन के अंदर नॉन इंडिविजुअल मतलब सिर्फ ये नहीं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या बाकी कोई भी आ सकता है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर है ना, ऐसा नहीं हो सकता। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब सिर्फ जिंदा लोगों की मिलके जो एक ट्रस्ट बनेगी या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, वो होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और एओपी क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अलावा भी कोई और हो सकता है ना, वो मिलके कोई करे तो उसको एओपी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सारी जो भी कंपनी होती है ना, वो भी एक पर्सन गिना जाता है इनकम टैक्स के हिसाब से। फिर लोकल अथॉरिटी, जो आपकी म्युनिसिपैलिटी है, वो भी आपकी पर्सन गिनी जाती है। फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल LIC। ये कैसा होता है कि ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? जो एक स्पेशल है,
के थ्रू क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एनबीएफसी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो कंपनीज क्रिएट होती है ना, वो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। बैंकिंग कंपनीज अलग बैंकिंग रूल्स के हिसाब से वो गवर्न होती है। तो ये सब क्रिएट होती है ना, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एलआईसी, ये जो होता है ना, इनको भी हम पर्सन गिना जाते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने ये सारा टॉपिक देख लिया, इसके आगे का जो भी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आप लोग ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे क्या होगा कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे सकता है। और क्या होता है कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होगी तो वो आपको शेयर करेगा। ये मत सोचिए कि ये आपके क्लास में पढ़ाया गया है, इसके लिए ये सिर्फ आपको ही देखना चाहिए। ये गलती नहीं करने की, कभी भी कितने लोगों को आप शेयर करोगे ना, उतना वो आपको उनका नॉलेज शेयर करेंगे। तो नॉलेज हमेशा बांटोगे तो वो बढ़ेगा। तो इसके आगे का जो भी पार्ट है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को है ना अपने वीडियोस में लाइक करके दिखा देना। अगर मेरे ये वीडियो को 25 लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं तो मैं आपको है ना इसका नेक्स्ट पार्ट भी ये रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं यहाँ पे और रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और आपको और जानना है इसके बारे में आगे के टॉपिक, तो आप मेरे को ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। 25 लाइक्स आ गए ये वीडियो के ऊपर तो हम आगे इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।